नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है द्वितीय, जीव विज्ञान में अधिगम संसाधनों को लेकर। और इसी इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो है विज्ञान प्रश्नोत्तरी साइंस क्विज के रूप में। और इसी साइंस क्विज के बारे में हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यान में भी अध्ययन किया है। और हमने ये पढ़ा कि इस शिक्षण विधि के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा हम किस प्रकार से बालकों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं और इस विषय के द्वारा इसका प्रयोग करना बालकों में किस प्रकार से सृजनात्मकता का विकास करता है और किस प्रकार से बालक एक चिंतन करने लगता है। तो ये प्रश्नोत्तरी के बारे में हम एक सफल रूप में इस प्रणाली का या प्रोसेस का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कुछ तथ्य हैं जिसके माध्यम से आप विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो उसमें ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिनको हमने अनिवार्य रूप से उनका पालन करना चाहिए। तो सबसे पहला तथ्य हमारे समक्ष है और नंबर 1 पर है प्रश्नों का स्वरूप। बिल्कुल साथियों, सत्य बात है कि हम विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया का को हम लागू कर रहे हैं, सहारा ले रहे हैं। तो हमें प्रश्नों की प्रकृति, क्वेश्चन ऑफ नेचर, प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए। हम विज्ञान प्रश्नोत्तरी जिसे हम उच्च प्राथमिक से ऊपरी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से होनी चाहिए ताकि बालक उसका सोच समझकर उसका उत्तर दे सकता है। तो प्रश्न बहुत अधिक लंबे या कठिन नहीं होने चाहिए और जो बालकों की समझ से बाहर हो और बालक को सहज रूप में समझ में ना आवे। इसलिए बालकों की प्रकृति और उनकी आयु के स्तर को देखते हुए, उनके सामान्य से स्तर को देखते हुए प्रश्नों की प्रकृति का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वो है प्रश्नों की क्रमबद्धता। साथियों, ये बिंदु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो इस प्रकार से है कि प्रश्नों की क्रमबद्धता जहाँ होगी, प्रश्नों की क्रमबद्धता से मेरा तात्पर्य है कि आपने जब बालकों का मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो मूल्यांकन की योग्यता के आधार पर उनका मूल्यांकन आप करेंगे। और मूल्यांकन की योग्यता के आधार पर जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप उन्हीं तथ्यों को लेकर मूल्यांकन करेंगे जो आपके द्वारा पढ़ाए गए हैं। और आपके द्वारा पढ़ाए गए हैं तो प्रश्नों की क्रमबद्धता से यहाँ पर इस तरह से हम उसको जोड़ेंगे कि हर प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं तो हर प्रश्नों का क्रम एक दूसरे की जो विषय वस्तु है उससे रिलेटेड होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए। क्योंकि पहला प्रश्न कुछ और है, दूसरा प्रश्न बिल्कुल ही अलग है, ऐसा भी नहीं। हर प्रश्न आगे से आगे अवधारणा को स्पष्ट करता हुआ, एक कंसेप्ट को जो स्पष्ट करता हुआ, कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ चलना चाहिए। तो प्रश्न की जो क्रमबद्धता है, एक जो सीक्वेंस है वो चलना चाहिए। तो ये भी एक बेस्ट क्वालिटी है प्रश्न के निर्माण को लेकर। अगला बिंदु हमारे समक्ष है विषय से समृद्धता। विषय से संबद्ध कैसे होना चाहिए, विषय से जुड़ा हुआ कैसे होना चाहिए कि जो प्रश्नों को हम तैयार कर रहे हैं, विज्ञान प्रश्नोत्तरी के माध्यम से तैयार कर रहे हैं, तो वो प्रश्न उनके पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु से बिल्कुल संबंधित होना चाहिए। यदि हम प्रश्नों का निर्माण तो कर रहे हैं लेकिन उसकी पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम से उस प्रश्नों का लेना देना ही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न भी बालकों में उनकी
आप ये मान के चलिए कि विषय वस्तु को प्राप्त करने में या उनके जो ज्ञान को जिस जिस समय उनको सबसे ज़्यादा जरूरत है उसके लिए वो एक संतुष्ट नहीं हो पाएंगे बालक। और जब बालकों का आप जिस क्रम को पढ़ा रहे हैं, यदि आपने बालकों को पढ़ाया है तो उससे रिलेटेड ही प्रश्नों को पूछा जाए तो इससे क्या होगा कि बालक अपने विशेष संबंध को ज्ञान है तो उसे ग्रहण कर लेंगे और उसमें पढ़ने में रुचि भी लेंगे। लेकिन आपने प्रश्न विषय कुछ और है और विषय वस्तु से भटकाव वाली स्थिति को पैदा कर दिया है तो वो थोड़ा सा मतलब एक असंतोषजनक कार्य वहां पर होने की संभावना रहती है। तो अगला बिंदु हमारे सामने है छोटे छोटे प्रश्न पूछना। बिल्कुल सत्य बात है, विषय वस्तु से संबंधित हो और साथ में विषय वस्तु से संबंधित तो होना ही चाहिए, लेकिन जब प्रश्नों का निर्माण करें तो सबसे पहले मैं ये इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि प्रश्न छोटे छोटे होने चाहिए। इतने अधिक बहुत अधिक बड़े या ऐसे जिनका उत्तर देने में असंभव हो इतने बड़े प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न भी ना दें। निबंधात्मक प्रश्न कुछ इस तरह की कक्षाओं में देना चाहिए, लेकिन हमें उसकी जब छोटे प्रश्न बालक देगा तो उसमें क्या होगा कि बालक जब छोटे प्रश्नों को सुनेगा, समझेगा और उस पर चिंतन करेगा, सोचेगा, समझेगा, चिंतन करेगा और चिंतन के आधार पर जब उसके अंदर समझ विकसित होगी तो उसके माध्यम से अपने तर्क के माध्यम से, एक लॉजिक के माध्यम से सारा लिखा हुआ प्रश्नों का प्रति उत्तर देगा। तो इससे बालक में एक तार्किक क्षमता का भी विकास वहां होगा। तो ऐसी स्थिति में साथियों बालक की सृजनात्मकता के साथ साथ में उसकी तार्किक क्षमता का विकास भी होगा और ये मूल्यांकन और आकलन की प्रक्रिया का एक बहुत ही अच्छा बिंदु है। और तार्किकता के आधार पर किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो वो मूल्यांकन या परीक्षण सबसे वेद होगा और वेद परीक्षण के लिए बातें बिल्कुल आवश्यक है। अगला बिंदु हमारे सामने है सार तत्वों का समावेश। सार तत्वों का समावेश साथियों ये है कि जो भी हमने इकाई, अध्याय, यूनिट या हमने किसी प्रकरण के विषय में बात करी है या पढ़ाया गया है तो उन बालकों को उसमें सार निष्कर्ष रूप में सार निकलकर क्या आ रहा है, वो सार क्या है, उसमें मुख्य बिंदु क्या दिया हुआ है, मुख्य भाव क्या दिया हुआ है या मुख्य बात क्या समझाने का प्रयास विद्यार्थियों को किया गया है। तो उन विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई जैसे अवधारणा है, कोई भी एक मतलब कंसेप्ट दिया हुआ है तो उसका मतलब पीछे उद्देश्य क्या है, उसका एक क्यूज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसके बारे में वह सार तत्वों को ध्यान में रखते हुए सार तत्वों का समावेश उस प्रश्नों के निर्माण में रखना चाहिए ताकि बालक को उस प्रश्नों के पीछे जो सार छिपा हुआ है या जो उद्देश्य छिपा हुआ है वह उनको समझ में आ जाएगा और उनके लिए वो प्रश्न मतलब एक अच्छी स्तर के प्रश्न साबित होंगे ताकि बालक वहां से प्रश्नों के माध्यम से सीख पाएगा। अगला है सरल भाषा। अगला बिंदु है हमारे सामने सरल भाषा। साथियों प्रश्नों का जो मतलब आपके सामने भाषा है वो भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और सहज होनी चाहिए। भाषा का स्तर इतना कठिनतम ना हो या ऐसे कठिनतम क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल भी ना किया जाए जिससे कि बालक उसके अर्थ को ही समझने में असमर्थ हो, जिससे बालकों को परेशानी आए। तो जहाँ तक संभव हो सके बालकों के लिए सरल भाषा का प्रयोग करेंगे और सरल भाषा के प्रयोग करने से साथियों हमेशा एक हमें लाभ होता है एक बात का कि सरल किसी भी अवधारणा से जुड़े हुए हम प्रश्न तैयार कर रहे हैं तो यदि उस भाषा का हम सरल भाषा में लिख रहे हैं, समझा रहे हैं या बता रहे हैं तो कम से कम ये मान के चलिए कि वहाँ से उस प्रश्न की गुणवत्ता निकलकर सामने आती है। तो प्रश्नों की गुणवत्ता को बेहतरीन बनाने के लिए हमें सरल भाषा का उपयोग वहाँ पर करना चाहिए। तो सरल भाषा के उपयोग के माध्यम से बालक उस अवधारणा को पढ़ने में, समझने में एवं उस पर चिंतन मनन करने के लिए अधिक से अधिक सहारा लेंगे और उनके अंतर्गत उनके मानसिक में उन प्रश्नों के
पीछे क्या तर्क छिपे हैं उसको लेकर उनके मस्तिष्क में उद्वेलन होगा, मतलब उथल पुथल होगी और वो उस उत्तर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इससे यह होगा कि सरल भाषा, कितनी सरल भाषा का महत्व प्रश्नों निर्माण में आवश्यक है। अब अगला और अंतिम बिंदु हमारे समक्ष है, वो है चिंतन आधारित प्रश्न। साथियों बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न पॉइंट है हमारे सामने, तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं हमारे सामने कि प्रश्नों का जो चिंतन पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मूल्यांकन प्रक्रिया जब तक वो वैध नहीं होती है, विश्वसनीय नहीं होती है, जब तक कि उस पर वो चिंतन एवं तर्क की कसौटी पर उसको कसा ना गया हो। तर्क और चिंतन की कसौटी पर कसने के बाद ही यदि तर्क और चिंतन की कसौटी पर वो खरी उतरती हैं, तभी वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रभावी एवं विश्वसनीय होती है और वो विश्वसनीय प्रक्रिया ही वैध मानी जाएगी। इसलिए हमें बालकों में अधिक से अधिक तर्क शक्ति एवं चिंतनशीलता का विकास करने के लिए हम विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया को हमने हमारी सरकार ने और राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा इस चिंतन एवं तर्कशीलता को प्रभावी रूप से विद्यालयों में लागू किया गया है और बालकों में अधिक से अधिक एक व्यवहारिक सैद्धांतिक ज्ञान के साथ में व्यवहारिक ज्ञान किस प्रकार से वहाँ पर दिया जाए, इसलिए उनकी तर्कशीलता को वहाँ पर विकसित करने के लिए कहा गया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही और आगे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।